हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश मौर्य और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। हमारी क्लास 11th की केमिस्ट्री जो शुरू हो चुकी है एक्सीलेंट क्लासेस पे, जिसमें आज हम 6th लेक्चर को डील करने वाले हैं। 6th लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो लॉज थे, हमें 5 लॉ जो हैं उन्हें हमें पढ़ने हैं। तो मैंने 3 लॉ जो थे आपके पिछले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट कर दिए थे, और जो लेक्चर नंबर 6 है आपके 2 लॉज जो हैं, जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ गैसियस लॉ जो आपका है, उसके लिए हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है थोड़ा उसको मैं आपको बता दूं। आपने पिछले जो लॉ थे, आपने फर्स्ट लॉ जो आपने पढ़ा था, थोड़ा सा एक रिकैप करें छोटा सा यहाँ पर। एक तो हमने फर्स्ट जो लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ये देखा था, फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देखा था, प्रोपोर्शन देखा था। थर्ड जो लॉ हमने देखा था, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, हमने ये लॉस को देखा था। आज के लेक्चर के अंदर जो हमें देखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ थे क्या, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। ये कहता था कि आपका रिएक्टेंट साइड R से P बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपका जितना मास इधर होना चाहिए उतना ही मास आपका इधर भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज थी। सेकंड लॉ के अंदर था एक डेफिनेट प्रोपोर्शन। यूनिवर्स के अंदर कोई भी कंपाउंड अगर जो बनता है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी कंपाउंड अगर जो बनता है या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर एटम्स कंबाइन करते हैं। फिक्स रेशियो का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर जो हमें वाटर बनाना है, H2O पानी बनाना है, तो हमेशा हमें, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं, अगर जो हमें पानी बनाना है तो हमें हमेशा 1:8 के फॉर्म में लेना पड़ेगा। अब ये 1:8 कहाँ से आया, इसको मैं थोड़ा और डीप में बता दूं। 2 रेशियो, हमारा हाइड्रोजन का मास 2, इसका मास 16, दोनों को कट किया तो 1:8 आ गया। तो हमारा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर होता है। ऐसे आप अमोनिया बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, आप कोई भी एटम का अगर जो रेशियो निकालें तो वो सेम आएगा बिल्कुल। बस यही कहानी हमारी जो होगी आज के लेक्चर में भी चलने वाली है। ये 3 लॉ थे। और तीसरा था मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके अंदर क्या था कि अगर जो कोई भी एटम कंबाइन करता है A प्लस बी और वो बनाता है C, ठीक है, A प्लस बी कंबाइन होकर के C बना रहा है, तो यहां पर A को क्या करना है, आपको फिक्स करना है। एक एटम को आपको फिक्स कर लेना है, और दूसरे एटम, फिक्स का मतलब क्या है, जैसे कि यहां पर मैं H2O पानी बनाऊं, 2H2O, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं पहले। 2 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2, ठीक है, ये हो गया, बैलेंस कर लिया हमने। अब यहाँ पर अगर जो हमें पानी बनाना, तो एक को रखिए फिक्स और एक को जाइए बढ़ाते, एक को रखिए फिक्स और एक को जाइए आप बढ़ाते। तो आप क्या देखेंगे, अगर जो इसे अनबैलेंस फॉर्म में भी देखें, अनबैलेंस में तो ये यहाँ पर एक नंबर और बढ़ते हुए चले जाएगा, मतलब 2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 2 2। तो ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है कि नहीं है।
ऑक्साइड। तो ये हमारा बना रहा है, तो एक को रखना है फिक्स और एक को आपको क्या ले जाना है, बढ़ाते जाना है। मतलब बी के आगे आपको इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब मैं यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल को अगर जो मैं लिखूं तो एन और बी आपको बढ़ाते हुए चलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप बढ़ाते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंपाउंड्स भी यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बात कहता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे की बात में अगर जो हम देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो हमारा मास कहता है यहाँ पर, हाँ ये रहा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो कहता है, ये सबसे टफ लॉ माना जाता है। टफ लॉ मानने का मतलब क्या है कि इसको जो आपके चार लॉ हैं, चार लॉ में से ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है और सबसे ज्यादा समझ में भी नहीं आता है। पर आपको ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये लॉ बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। आप इसको थोड़ा मैथमेटिकल ही डील करिएगा, जिससे ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ये कहता क्या है। द रेशियो ऑफ द मास, आप दो रेशियो लीजिए मास और उसके बाद टू एलिमेंट्स का लेना है। वो कौन से हैं, ए और बी, ए और एक बी, ठीक है। विच इज कंबाइंड, आपको उनको कंबाइन करना है एंड सेपरेट विद अ फिक्स मास। एक को आपको क्या करना है, फिक्स मास करना है, जो कि यहां पर कह रहा है सी और बी, जो कि आपका सी वाला एलिमेंट है। एंड आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ मास इज विच इज ए एंड बी इज डायरेक्टली फॉर ईच अदर। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप ध्यान से समझिए यहां पर ये कहना क्या चाहता है। डेफिनेशन आपके समझ में नहीं आया होगा। देखिए, अगर जो कोई एक ए एटम है प्लस बी, वो कंबाइन कर रहा है, जैसे कि यहां पर एक्स ग्राम और यहां पर ये वाई ग्राम, इसने क्या करा, यहां पर ए बी का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है कि आपको सारे इसको बी वाले को फिक्स कर लेना है, मतलब आपको बी के रेशियो को चेंज नहीं करना है, ठीक है। बी के रेशियो को चेंज नहीं करना है, तो ये अब एक्स रेशियो वाई बन जाएगा। अरे ये क्या हुआ, ये क्या होगा, एक एक्स रेशियो वाई में आएगा। अगर जो यहाँ पर पानी ही होता, H2O ही होता, तो यहाँ पर क्या होता, एक एच यहाँ पर H होता, यहाँ O होता, यहाँ H2O होता, साफ सीधी बात ये हो गई। अब फिर आपको नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या करना है, आपको आगे बनाना है, एक सी एलिमेंट को और ऐड करना है। अभी मैं आपको एक ट्राइंगल मेथड के थ्रू भी समझाऊंगा, जो कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आपको यहाँ पर सी एक एलिमेंट लेना, अनदर इससे अलग होना चाहिए इन दोनों से, प्लस आपको मैंने बोला बी को फिक्स रखना है, तो आपको बी को भी रिएक्शन इसी के साथ करवा देनी है। तो बी, तो ये क्या बना के देगा आपको, सी और बी बना के देगा। आसान भाषा में ये भी कुछ यहां पर z ग्राम होगा, ये भी कुछ z ग्राम होगा, वेरिएबल के थ्रू ले रहे हैं। और ये क्या है हमारे, ये तो y ग्राम हमारा है, ठीक है, ये हमारा y ग्राम है। अब ये क्या बना करके हमें देगा, अगर जो इन दोनों का रेशियो अगर जो हम देखें तो z रेशियो y बना करके देगा। आसान भाषा के अंदर ये z रेशियो हमारा y बना करके देगा। और हाँ ठीक है ना, ये z रेशियो हमारा यहाँ पर y बना करके ये देगा। आसान सी भाषा के अंदर आप समझ गए। अब मैं क्या करता हूं, ये वाली जो हमारी a और c वाली जो यहाँ पर पार्ट है इस रिएक्शन के अंदर, a और c, इसको मैं कैसे लेके चलूंगा। आपने इन दोनों को फिक्स रखा तो आपको एक अलग अलग कंपाउंड मिले। अभी आपको जब उसके साथ बताऊंगा, एलिमेंट्स के साथ बताऊंगा, तो और क्लियरिटी के साथ आएगा। ये कहना क्या चाहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता क्या है। तो अगर जो मैं a और c यहां पर मैं आगे कर रहा हूं, a और प्लस यहाँ पर C और यहाँ पर क्या आएगा, AC बन करके आएगा, ठीक है। अगर जो A और C को मिलाऊंगा तो AC बन करके आएगा ना। अगर यहाँ पर कोई भी एटम मैंने लिया होगा तो बन मिल करके कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ध्यान रखिए, यहाँ पर मास की बात हो रही है, x ग्राम y ग्राम, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये x रेशियो z में बन करके आएगा और इसका कुछ होगा x और इसका कुछ होगा z, इसका x ग्राम और इसका z ग्राम।
आसान सी भाषा में। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आप अगर जो मैं यहाँ पर, और वॉल्यूम क्या है, अब ये लॉ सबसे आसान है। सबसे आसान लॉ तो आप लोग मानते होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, पर सबसे आसान मास जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये लागू होता है केवल गैस रिएक्शंस के ऊपर, जो हमारी गैसियस रिएक्शंस होती है उनके ऊपर वैलिड होता है। अब गैसियस रिएक्शन को अंदर अगर जो आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा जो फेमस रिएक्शन होती है वो हमारी क्या है, HCl2, तो यहाँ पर क्या बन गया 2HCl, ये बन गया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर मैंने 1 वॉल्यूम लिया, फिर यहाँ पर भी मैंने क्या लिया 1 वॉल्यूम लिया, पर मुझे मिल करके क्या बनाया इसने 2 वॉल्यूम बनाया, 2 वॉल्यूम बनाया। अब आपके दिमाग में एक चीज घूम रही होगी कि मैंने एक आपका वॉल्यूम का एक लेक्चर लिया था जिसके अंदर मैंने आपको वॉल्यूम बताया था किसी भी चीज की कैपेसिटी, और मैंने वहां पर बताई थी आपको यूनिट, मैंने आपको बताई थी वहां पर क्या यूनिट, तो यूनिट बताई थी। तो आपने सर यहाँ पर ये कैसे लिख दिया 1 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो लॉ है ये टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करता है। अगर जो आपको टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपका वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर किसमें, टेम्परेचर हमारा केल्विन में होता है, और जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, हमारा प्रेशर जो की यूनिट पास्कल, अगर जो उसके अंदर दिया गया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है 270 केल्विन जो हमारा माना जाता है वो हो गया आपका केल्विन में टेम्परेचर, और आपका 1 atm प्रेशर होना चाहिए। एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम का आपका प्रेशर होना चाहिए, आपका प्रेशर होना चाहिए। तो अगर जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आप यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्टली 22/4 लीटर आपका क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है। आसान सी भाषा के अंदर ये चीज है। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यही कहता है कि आपको कंबाइन हो करके क्या है, आपका वॉल्यूम बढ़ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे आपका अगर जो मास का केस होता है यहाँ पर कि m यहाँ पर, वैसे तो कोइंसिडेंटली यहाँ पर 1 + 1 = 4 हो गया, ये आपको अभी दिख गया, पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर जो मैं मानूं, अरे यहाँ पर m और यहाँ पर m, तो अगर जो मैं यहाँ पर देखूं 2, तो आपको मिल गया होगा, इन दोनों का मास निकालें तो आपको 2m दिख जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा मास यहाँ पर आपको वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं होगा। लॉ ऑफ गैसियस लॉ यही कहता है कि आपका लॉ हमेशा, मतलब जो आपका वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है बार बार। तो ये आप डेफिनेशन पे आते हैं, ही स्टार्टेड फ्रॉम when gases combine or and the providing the chemical reactions and they do so the simple ratio, उन्होंने क्या करा यहाँ पर रेशियो के अंदर अगर जो मैं लिखूं 1:1 1:2, ये हमारा गैसियस वॉल्यूम का रेशियो आ गया, सिंपल सी चीज। तो ये रेशियो के अंदर हमारे प्रोवाइड्स द ऑल द गैसेस आर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपका टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल सेम होना चाहिए, और ये अप्लाई हमेशा जो होती है वो गैसियस कंबाइन होने पे अप्लाई होती हैं। ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ अमोनिया, N+N2+H2 H2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH3, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर वॉल्यूम देखें हम, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया 2 वॉल्यूम। आपको दिखा कुछ कि यहाँ पर रेशियो क्या बन गया है 1:3:2 का, कि आपने कितना लिया 1, अगर जो 1 प्लस यहाँ करते तो यहाँ पर क्या बन के आता 4 बन के आना चाहिए था ना, तो 4 तो नहीं बन के आया, 2 बन के आया। तो यही लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहता है कि हमारी जो गैसियस वॉल्यूम जो लॉ बता रहा है ये हमें, कि ये लॉ जो कह रहा है, ये सिंपल सी भाषा यही कह रहा है कि आपका जो गैसियस लॉ के ऊपर पहली चीज ये लागू होता है, पहली चीज तो ये बता रहा है, और दूसरी चीज ये बता रहा है कि हमारा वॉल्यूम, अगर जो टेम्परेचर जो है, अगर जो वॉल्यूम के ऊपर बात करी जा रही है तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। और टेम्परेचर और प्रेशर अगर जो कांस्टेंट है तो जिसकी मदद से हमारा क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर एक वॉल्यूम लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 वॉल्यूम लिखा है, 1 वॉल्यूम, और यहाँ 2 वॉल्यूम।
समझ में आया आपके? ये बहुत आसान सा लॉ है, बहुत सिंपल है। वैसे तो इस लॉ को आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगा, ये चीज़ है। तो आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर अब मैं मोलर मास के बारे में बात करूंगा, और जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट है उसके बारे में बात करूंगा। फिर कुछ क्या नाम है हमारे रिएक्शंस, फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाएंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीशियोमेट्री वगैरह, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, आसान सी चीज। तो ये चीज हो गई। आपका जो टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर है, ये दोनों के दोनों आपको स्टीशियोमेट्री वाले कंसेप्ट के अंदर मिलेंगे। स्टीशियोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर इस लॉ का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इस लॉ की कंडीशन होती है, जो कंडीशन आपको आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़नी है। ये चीज मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपकी 11th क्लास अभी शुरू हुई है जस्ट, और अगर जो मैंने आपको भारी भरकम से रिएक्शन लिखवा दी तो आप कहेंगे आते ही मैथ। पहली चीज तो ये हो जाएगी कि आते ही इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई। तो इस वजह से इसका ये लॉ बहुत बड़ा लॉ है, गैसियस वॉल्यूम लॉ, इसे हम गैसियस लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत बड़ा लॉ है, और इस लॉ के अंदर हम क्या देखते हैं कि गैसेस के बारे में पहली चीज तो समझी जाती है, और इनकी इक्वेशंस की मदद से प्रेशर और टेम्परेचर की निकाला जाता है, और नंबर ऑफ मोल्स भी निकाले जाते हैं इसके एक फॉर्मूले के साथ। तो वो फॉर्मूला मैं आने वाले चैप्टर्स के अंदर धीरे धीरे आपको इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। जब आपका थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स वहां पर होंगे, तो वहां पर इस लॉ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है फ्रेंड, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही, और फिर आपसे अगर जो आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, तो आपसे फिर मिलूंगा मैं आपसे नए लेक्चर के अंदर। और अगर जो आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप एक्सीलेंट क्लासेस के साथ बने रहिए। और आने वाली आपको सीरीज के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगने वाला है, जैसे कि आपकी ये क्लास 11th-12th की केमिस्ट्री चली रही है, उसके बाद आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 10th के लिए स्पेशल बैचेस के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो आपको स्पेशल बैचेस के अंदर अगर जो इनरोल करना है, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आकर के यहाँ पर आकर के बात कर सकते हैं। और जिससे आपको क्या होगा, पर्सनल गाइडेंस, जैसे जिन बच्चों को ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए ऑफलाइन में एक्सीलेंट क्लासेस ने यहाँ पर बैचेस ओपन कर रखे हैं। और अब आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, आपको फ्री काउंसलिंग सेशंस दिए जाएंगे, आपको फ्री मेंटोरशिप मिलेगी, और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको फेस करनी होती है, वो भी आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नए लेक्चर के अंदर। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नए लेक्चर के अंदर। बाय बाय।